Hello aspirants, welcome to Simran IAS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. हम अपनी पुरानी जो वीडियोज़ हैं उसमें संगम एज तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने यूपीएससी के आस्पेक्ट से क्वेश्चंस भी देखे थे। तो इस वीडियो में हम साउथ इंडिया की इम्पॉर्टेंट जो डायनेस्टीज़ थी, इंडिया में रूल कर रही थी, वो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सतवाहंस थी, ये हम पढ़ चुके हैं सतवाहंस के बारे में, उनकी पॉलिटी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इकॉनमी, ये सब हमने उस पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। जो पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड था, उसमें हमने किया है। फिर चोलास थे, पहले हम जो संगम है जो उसमें चोलास किए हैं। अब हम लेटर चोलास बाद में करेंगे। फिर पांड्यास है, चेरास हैं, पल्लवास हैं, चलुक्यास हैं। इस वीडियो में हम पल्लवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवा डायनेस्टी के बारे में हम उनके पॉलिटी देखेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस उनका टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो एस्पिरेंट्स यूपीएससी में क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ जाते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पल्लवा डायनेस्टी है, जैसे कि अदर डायनेस्टीज़ के बारे में हम देखते हैं, हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। स्टिल ये कहा जाता है कि ये नेटिव थे तोंडाई मंडलम के, और ये सदर्न आंध्र प्रदेश और नदर्न तमिलनाडु, यानी कि आज का जो नॉर्थ तमिलनाडु है वहाँ पे ये रूल करते थे। इनकी जो कैपिटल है वो कांची है या कांचीपुरम। जो संस्कृत वर्ड है पल्लवा हम यूज़ करते हैं, वो हम तमिल वर्ड तोंडाई का ही संस्कृत वर्जन है। हम तोंडाई को एज अ पल्लव यूज़ करते हैं। तो जो पल्लवा किंग थे वो 3 पार्ट्स में उनको हिस्टोरिकली डिवाइड किया हुआ है। एक अर्ली पल्लवास थे, एक मिडल थे, एक लेटर पल्लवास थे। जो अर्ली पल्लवास थे वो 250 एडी से लेके 350 एडी तक है। जो मिडल हैं वो 350 से लेके 550 एडी तक हैं, और जो लेटर हैं वो 575 एडी से लेके 903 एडी तक उन्होंने रूल किया था। फिर जो अर्ली पल्लवास थे उनके टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हुई। मिडल पल्लवास के टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज यूज़ हुई, और जो विष्णु गोपा थे वो लीडर थे, उनको समुद्रगुप्त हमें याद है कि हमने पढ़ा है, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उन्होंने उनको हरा दिया था अपनी साउथ इंडिया की एक्सपीडिशन के दौरान। फिर लेटर पल्लवास थे, उन्होंने संस्कृत और तमिल दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ किया। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पल्लवा किंग्स के बारे में देखते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यूपीएससी में बेसिकली ये कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन से किंग ने किसको कहाँ पे हराया था। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनकी इकोनॉमी, पॉलिटी में से बहुत कम आता है। इकोनॉमी से आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो किंग थे सिम विष्णु थे, इन्होंने कालाभ्रास को हराया था। जब हमने संगम एज पढ़ा था उसमें भी देखा था कि जो 3 डायनेस्टीज थी उनको उनके पावर में ख़त्म होने के बाद जो पावर में आते हैं वो कालाभ्रास थे। इसके पीछे का जो रीज़न है वो हम बाद में देखेंगे कि क्यों कालाभ्रास जो थे वो पावर में आए, क्या रीज़न था। फिर सेकंड है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे। इनकी जो किताब है वो मठ विलास प्रहसन है, संस्कृत में लिखी हुई, प्लस इन्होंने रॉ कट टेम्पल्स भी बनाए। हम बाद में अलग अलग स्टाइल्स भी देखेंगे, इनमें महेंद्र वर्मन स्टाइल भी आता है। फिर नरसिम्हा वर्मन आता है, इनको मम्मल बोला जाता था। जो मम्मल वर्ड है उसका मतलब होता है पहलवान, ग्रेट रेसलर। इनको वतापी कोंडा बोला जाता है। वतापी कोंडा मतलब जिन्होंने वतापी को हरा दिया था। वतापी, जब जिसे बदामी भी बोला जाता है, दैट वाज कैपिटल ऑफ चालुक्यास। तो पुलकेशिन सेकंड को इन्होंने हराया था। बेसिकली पुलकेशिन सेकंड जो थे उन्होंने हरा दिया था हर्षवर्धन को, जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया में हमला करने के लिए अपने रूल को एक्सटेंड करने के लिए गए थे। लेकिन पुलकेशिन 2 को नरसिम्हा वर्मन जो है वो हरा देते हैं। इनके टाइम पे जो पंचरथ बनाए गए, मोनोलिथिक रथास, मोनोलिथिक का मतलब होता है, मोनो मतलब 1, लिथिक मतलब स्टोन। सिंगल स्टोन से जो बनाई जाती है, सिंगल एक ही स्टोन को यूज़ करके रथास बनाए गए थे। इस टाइम पे जो ह्यून सॉन्ग है वो विज़िट करते हैं, यहाँ पे कांची में आते हैं, क्योंकि कांची में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जो एजुकेशन सेंटर बन जाती है। फिर आते हैं राजसीमा को नरसिम्हा वर्मन 2 भी बोला जाता है। इनका जो टाइम है बेसिकली पीसफुल रहता है। और जो डांडिन थे वो संस्कृत स्कॉलर थे इनके टाइम पे।
मैरीटाइम ट्रेड इंक्रीज होता है, कांचीपुरम शोर टेम्पल बनता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेम्पल हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। फिर जो बाद में इम्पोर्टेंट किंग्स में आते हैं वो नंदीवर्मन टू थे, और ये जो थे विष्णु के भक्त थे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं पल्लवास की। जो पल्लवास थे, एक तो ये सिस्टम जो था मोनार्की था, मोनार्की रूल कर रही थी, मीन्स किंग का रूल था, और कोई भी यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते थे, हेरिडेटरी रूल था। राजा की डेथ होगी तो उसका जो बेटा था वो आगे किंग बन जाता था। किंग की हेल्प के लिए, जैसे आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह से किंग के लिए भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। और जो बिगेस्ट यूनिट थी उस टाइम पे, ये जैसे हम आज के टाइम पे इंडिया को हम डिवाइड करते हैं स्टेट में, स्टेट के आगे फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, फिर आगे ब्लॉक्स आते हैं, फिर विलेज आता है, उसी तरह से इनके टाइम पे भी जो बिगेस्ट यूनिट थी उसको मंडलम बोलते थे, जिसका जो हेड होता था वो युवराज होता था। ठीक है जी, जैसे गवर्नर, वो जैसे ये प्रिंस ही था। फिर जो कोट मंडलम था वो आगे कोटम्स में डिवाइड था। कोटम का मतलब होता है प्रोविंस, यानी कि स्टेट। आज के टाइम पे जो हमारे प्रांत हैं उनको कोटम मान लीजिए। फिर जो उससे छोटे वो आगे कोटम था वो कुछ नाडूज में डिवाइड हुआ था। नाडू का मतलब होता है बहुत सारे विलेजेस, और जो इसका जो हेड होता था उसको नटर बोलते थे या नत्र बोलते थे। फिर जो ऊर था या उरावी, वो सबसे छोटी यूनिट थी, ऊर बोलते थे। और जो इसको हेड करते थे, इसको जो कंट्रोल करते थे, उसको सभा बोलते थे। इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते थे जो विलेज का लैंड रिकॉर्ड देखते थे, लोकल अफेयर्स की तरफ ध्यान देते थे, उनकी समस्याएं देखते थे। फिर एक इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखने को मिलती है वो है देवधान और ब्रह्मदया। ये बेसिकली लैंड ग्रांट, देवधन जो थी वो लैंड ग्रांट टेम्पल्स को दी जाती थी। लैंड जो थी टेम्पल्स को डोनेट कर देते थे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसी तरह से जो ब्रह्मदया थी वो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दी जाती थी, ये टैक्स फ्री थी। इनकी वजह से ही जो कालाभ्रास जो थे वो ब्रह्मदया के अगेंस्ट ही पावर में रोज आए थे। तो ये रीज़न था कालाभ्रास की पावर में आने का, ब्रह्मदया के अगेंस्ट। फिर लिटरेचर देखते हैं। जो लिटरेचर था उस टाइम पे बहुत सारा लिखा गया, जैसे भैरवी है, संस्कृत स्कॉलर थे, इन्होंने कीर्तर्जुन लिखा। डांडिन थे, उनके बारे में हमने पढ़ा भी है, इन्होंने अवंती सुंदरी कथा सारा लिखा, हमें पता होना चाहिए। महेंद्र वर्मन जो थे किंग भी थे, और खुद इन्होंने मठ विलास प्रहसन लिखा था, संस्कृत प्ले, ये एक सेटायर है। और फिर पुरंदेवनाथ थे, इन्होंने भारतवेम्बा लिखा। ये महाभारत का जो महाभारत है उसको ट्रांसलेट है, उसका तमिल वर्जन या तमिल ट्रांसलेशन है। फिर न्यानार्स एंड अलवार्स, ये कौन थे? ये भक्ति पोइट्स थे, जो संत थे। जो न्यानार्स थे वो शिवा की पूजा करते थे, और जो अलवार थे विष्णु की पूजा करते थे। इन्होंने भी डेवोशनल जो है पोइट्री लिखी। न्यानार्स की पोइट्री को देवराम बोलते हैं, अलवार्स वाली को नलियार दिव्या प्रबंधन बोलते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इनके लिटरेचर था। इसके बाद हम कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये हम ना डिटेल में करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम पल्लवा कर रहे हैं देन हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली तीन स्टाइल हैं, नगर स्टाइल है, वसर स्टाइल है, द्राविडियन स्टाइल। तो ये द्राविडियन स्टाइल था आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें 4 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं पल्लवा स्टाइल में। एक महेंद्र वर्मन स्टाइल है, एक नरसिम्हा वर्मन स्टाइल है, एक राजसिम्हा एंड नंदी वर्मन स्टाइल है, और जो आखिरी वाला है वो अपारजिता स्टाइल है। मम्मल स्टाइल जो था वो हमने पढ़ लिया, अभी मोनोलिथिक रथास थे, उसमें पंचरथ टेम्पल हो गया। फिर राजसिम्हा एंड नंदी वर्मन स्टाइल है, इसमें सॉफ्ट सैंड रॉक्स यूज़ करनी शुरू कर दी थी, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, शोर टेम्पल हो गया। फिर जो एंड वाले हैं वो डेवलप किए गए थे लेटर पल्लवास ने अपारजिता स्टाइल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्लवास। इसमें से कोई क्वेश्चन आए, ये लर्न बाय मैप्स में सब कुछ कवर किया गया है। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम आगे पांड्याज, लेटर चोलाज, चालुक्याज, ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।